और अचानक तेज हवा के झोंके ने कमरे में आकर हलचल कर दी। पर्दे ने लहराकर मेज पे रखी ढेर सी कांच की चीजें उल्टी कर दी। फड़ फड़ करके एक किताब ने जल्दी से मुंह ढांप लिया। एक दवात ने गोता खाकर सामने रखे कोरे कागज थे, सबको रंग डाला। दीवारों पर लटकी तस्वीरों ने भी हैरत से गर्दन तिरछी करके देखा तुमको। फिर से आना ऐसे ही तुम, और फिर जाना कमरे में। वो ज़ाइफुल अमर शख्स था जो भूरी चादर ओढ़े अपनी रेडी को दाएं हाथ से धकेलते हुए चौड़ी सी गली में चला जा रहा था। रेडी खुश्क मेवाजात के थैलों से भरी हुई थी और इन थैलों के ऐन वस्त में लालटेन था जिसकी चमनी में रोशनी जुगनू की मानिंद धमक रही थी। ज़ईफ शख्स ने बाएं हाथ में एक घंटी थाम रखी थी जिसे वो मखसूस अंदाज में बजाते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। वो कब से गुमसुम सी खड़ी हवा की दोष पर झूलते पर्दे की आड़ से खिड़की से बाहर झांक रही थी। जाड़े की सर्द रात की खुनकी होले होले उनके बदन के अंदर सरायत करती जा रही थी। उन्होंने ठिठुरते हुए अपने वजूद को अपनी दोनों बाहों में समेट लिया, मगर निगाहें हनूज खिड़की के उस पार नजर आते वजूद पर मरकूज थी। तब ही दरवाजे पर आहट होती सुनाई दी। किसी ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ धरते हुए होले से पुकारा था, सबीहा। वो चौंकते हुए बेइख्तियार पलटी। आसिम को सामने खड़ा देखकर मुस्कुरा उठी। क्या देख रही हैं? वो भी जवाबन मुस्कुराए। वो मूंगफली वाला। सबीहा ने खिड़की के उस पार इशारा करते हुए इतना ही कहा था कि आसिम उनका हाथ थामकर कदम कमरे से बाहर की जानिब बढ़ाते हुए बोले, आओ चलें। सबीहा शाद सी मुस्कुरा दी। कुछ ही लम्हों में वो दोनों ठेले वाले बाबा के पीछे चल दिए। ओह बाबा जी, आसिम ने बुलंद आवाज में ठेले वाले को सदा लगाई। बाबा रुक गया। वो दोनों तेज कदमों से बढ़ते हुए ठेले तक पहुंचे। दोनों अपनी पसंद के मेवाजात खरीदने में मसरूफ हो गए। वो खरीद चुके तो ठेले वाला आगे बढ़ गया। तुम्हें शायद इल्म ना हो सबीहा, जब तुम्हारी शादी की खबर सुनी तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे जीने का मकसद खत्म हो गया हो। चंद एक बार ही तुम्हें शादी के बाद यावर बख्त के हमरा देखा था और तुम बेइंतहा खुश नजर आती थी। यकीन करो सबीहा, तुमसे बेतहाशा मोहब्बत के बावजूद मैं तुम्हारे और यावर बख्त के लिए हमेशा दुआ गो रहा। कभी भी ना चाहा कि भूले भटके भी कोई गम तुम्हारे दर तक दस्तक दे। वापसी के रास्ते पर गामजन आसिम ने सबीहा को मोहब्बत से देखते हुए नरमी से कहा, शायद आपकी मोहब्बत आपकी दुआओं से ज्यादा ताकतवर थी, तब ही अल्लाह ने मुझे आपकी किस्मत में लिख डाला। सबीहा के लबों पर मुस्कुराहट अफसुर्दगी से खिली थी। उनकी बात पर आसिम ने चौंक कर उन्हें देखा और परेशानी से इस्तफसार करने लगे। क्या तुम अपनी किस्मत से शाकी हो सबीहा? मेरे साथ पर खुश नहीं हो? किस्मत से शाकी थी, रब से भी नाराज थी, दुनिया से रूठ गई थी, हर शख्स से हर शय से बेएतबार हो चुकी थी। यावर बख्त ने अपने घर से क्या निकाला, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे यावर बख्त के घर के ही नहीं जिंदगी के दरवाजे भी मुझ पर बंद हो गए हैं। मगर आसिम, आपने मुझे इस शदीद ज़हनी दबाव की कैफियत से बाहर निकाला। मुझे एहसास दिलाया कि जिंदगी खत्म नहीं हुई। एक दर बंद हो जाए तो आंखें बंद नहीं कर लेते। मायूसी गुनाह है और किसी की कम ज़र्फ़ी और बेवफाई पर रोने से बेहतर है कि बंदा शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने झूठे इंसान के अजाब से बचा लिया। सबीहा मध्यम लहजे में कह रही थी। लम्हा भर का तवक्कुफ किया। आसिम उन्हें शगुफ्तगू से देख रहे थे। वो दोनों घर की दहलीज पर पहुंच चुके थे। दरवाजा खुलने के मुंतजिर थे। शुक्र है तुम इस पछतावे के भंवर से बाहर तो निकली। मोहब्बत और खुद गर्जी के फर्क को समझो सबीहा। मोहब्बत बनकर साथ रहना इज्जत बढ़ाता है, मगर जो रिश्ता जरूरत के रूप में ढल कर साथ रहे वो अपनी इज्जत खुद घटा देता है। दरवाजा खटखटाया जा चुका था। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए थे। बाबा किधर हैं? आसिम ने मुलाजिम से दुरानी साहिब के मुतल्लक दरियाफ्त किया। वो जी अपने कमरे में। मुलाजिम के आगाह करने पर वो सबीहा को लिए उनके कमरे में आ गए। बाबा, हम मूंगफलियां लाए हैं, आप भी शामिल हो जाएं हमारे साथ। कमरे में दाखिल हुए तो आसिम ने किताब की वर्क गर्दानी में गर्क दुरानी साहिब को मुखातिब किया। क्यों नहीं भाई, चलो भाई, जरा नमकदानी तो ले आओ, और हाँ, एक बड़ी प्लेट भी। दुरानी साहिब किताब बंद करके खुशगवार लहजे में मुखातिब हुए। कुछ ही पल में वो तीनों एक साथ बैठे मूंगफलियां छील छील कर
खाने में मगन थे। सबीहा आसिम की किसी बात पर मुस्कुराई थी। आसिम दुरानी साहिब दोनों ही मिलकर उन्हें माजी के किस्से सुनाने में मसरूफ थे। वो महफूज होती मुस्कुराए जा रही थी। कमरे की मगरबी दीवार पर नस्ब खिड़की के खुले पट से आती खुनक आलूद हवाओं में ताजगी का एहसास भी घुला हुआ था। एक तेज हवा का झोंका खिड़की से अंदर दाखिल हुआ और सबीहा को अपने हसार में जकड़ गया। आसिम ने मजाकन कोई बात कही थी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। यावर बख्त की जुदाई ने उन्हें बुरी तरह तोड़कर रख दिया था। कितने दिनों तक वो अपने हवासों में ना रही, मगर मुर्तजा शफीक ने हिम्मत ना हारी। उन्हें जिंदगी की तरफ लौटने पर माइल करते रहे और फिर रफ्ता रफ्ता मुर्तजा शफीक को आसिम का सहारा मिल गया। आसिम से सबीहा की पुरानी वाकफियत थी। इन दोनों ने मुतालीम एक ही कॉलेज से हासिल की थी, हत्ता के परदेस की यूनिवर्सिटी में भी इकट्ठे पढ़े थे। सबीहा तब से आसिम के दिल में बसती थी, मगर इस हकीकत से यकसर अनजान थी। तालीम मुकम्मल होते ही वो वतन वापस आए और उनके लौटते ही मुर्तजा शफीक ने यावर बख्त के साथ उनका ब्याह कर डाला। यावर बख्त के साथ जिंदगी किसी ख्वाब की सूरत गुजरी। वो आगे बढ़ती चली गई और बहुत कुछ पीछे रह गया। आसिम भी, मगर आसिम सबीहा को कभी भुला ना सका और ना ही उनकी मोहब्बत दिल से निकाल सका। ख्वाब खूबसूरत हो या भयानक टूट जाता है। सबीहा का हसीन ख्वाब भी शीश महल के मुतरादिफ अचानक टूट गया और तब जब वो अपने कुर्ची वजूद को लेकर मुर्तजा शफीक के दर पर लौटी तो आसिम ने उन्हें इस तराब के इस भंवर से निकालने में भरपूर साथ दिया। सबीहा के लिए माजी की तलखियों को भुलाना किसी तौर से भी आसान ना था, मगर मुर्तजा शफीक और दुरानी साहिब ने उनके कल्बो ज़हन से इन तलखियों को मिटाने में भरपूर मदद की। देखो बेटा, तुम एक ऐसे शख्स के पीछे खुद को ख्वार कर रही हो जिसे ना तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन था, ना ही खलूस पर एतबार था। उसने तुम्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार धोखा दिया है और मेरा तजुर्बा कहता है कि इसके बावजूद भी तुम अगर किसी ना किसी तरह उसके साथ वाबस्ता रहती तो वो तीसरी मर्तबा भी तुम्हें धोखा देने से दुरेग ना करता। दुरानी साहिब उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए नरमी से समझाते हुए बोले, दुरानी बिल्कुल ठीक कह रहा है सबीहा, क्या नहीं किया तुमने यावर के लिए। उसके वजूद के नुक्स को तुमने अपना नुक्स बना डाला। उसकी मोहब्बत की खातिर तुमने अपनी ममता का गला घोंट लिया। सारी जिंदगी तुम एक वफादार बीवी की सूरत उसकी चाहत का दम भरती रही। बदले में उसने क्या किया? तुम्हारी वफाओं पर बोहतान बांध कर उस घर से निकाल डाला जिसे तुमने अपने खलूसो अपनाइयत से, अपनी कुर्बानियों से महल बना डाला, और तुम अब भी इस बदबख्त के गम में खुद को बर्बाद कर रही हो। बेटी निकल आओ अब इस सदमे से। सबीहा, मैं मजीद तुमको पल पल मरता नहीं देख सकता। सबीहा को समझाते समझाते मुर्तजा शफीक का लहजा रंध गया। दुरानी साहिब ने उनकी पुश्त थपथपाते हुए उन्हें हौसला दिया। सबीहा बेटा, यावर बख्त एक शराब का नाम था, एक धोखा था, और तुमने अपनी जिंदगी के कीमती पल उस धोखे के पीछे भागते हुए बर्बाद कर डाले हैं। अब अल्लाह के हुक्म से आंख खुली है तो शुक्र अदा करो, ना कि गम करो। दुरानी साहिब की बातें सबीहा के दिल पर असर कर रही थी। तब ही वो झिझकते हुए होले से बोली, मुझे कुछ वक्त लगेगा इन बातों को समझने में, इस तलख हकीकत को कबूल करने में अंकल। नहीं सबीहा, अब तुम्हें मजीद वक्त बर्बाद नहीं करने दूंगा मैं। तुम नहीं जानती तुम्हारी जहनी हालत जिस कैफियत से दो चार हो चुकी थी, उसे देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मेरी बच्ची, तुम्हारे साथ साथ यावर बख्त का दिया गया गम मैंने भी झेला है और अब नहीं चाहता कि तुम हालात को कबूल करने के चक्कर में सोच सोच कर फिर से बीमार हो जाओ। मुर्तजा शफीक कतियत से बोले, मगर लहजे में हनूस नरमी झलक रही थी। फिर क्या चाहते हैं आप लोग? सबीहा परेशानी से गोया हुई। उन्हें अब तक इन सब बातों का मकसद समझ ना आया था। हम चाहते हैं कि तुम अब माजी के गर्दाब से निकलो और एक खुशहाल जिंदगी गुजारो, दुरानी साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा। मुर्तजा शफीक ने भी मुस्कुराकर ताइदी अंदाज में भाइयों जैसे दोस्त को देखा। खुशहाल जिंदगी भला मेरे इख्तियार में कहाँ? सबीहा इस्तेहज़ाइया अंदाज में अपनी हालत ज़ार पर हंसी। देखो बेटा, इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं, सबसे बा इख्तियार अल्लाह की ज़ात है, और उसी ने हमें तुम्हारे लिए एक खुशनुमा फूलों की खुशबुओं से मुअत्तर रात सजाई है। दुरानी हौसला अफजा अंदाज में बोले, खुशनुमा फूलों की खुशबुओं से महकती हुई राह? सबीहा ने हैरत से बारी बारी इन दोनों बुजुर्गों को सवालिया निगाहों से देखते हुए इस्तफसार किया।
दुरानी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। हमने तुम्हारे लिए खुशियों भरी राह का इंतखाब किया है, ऐसी राह जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, सुकून व इत्मीनान हो और एक मुखलिस इंसान का साथ हो। क्योंकि बेटा रास्ता तो कोई भी हो तन्हा नहीं कटता, किसी साथी का साथ जरूर चाहिए होता है। मुर्तजा शफीक ने मुस्कुराते हुए इशारतन समझाया। कौन देगा मुझे जैसी नामुराद ठुकराई हुई औरत का साथ। सबीहा ने बेबसी से अपनी जात का तमस्खर उड़ाया। मुर्तजा शफीक का दिल एक बार फिर बेटी के गम से छिल नहीं हुआ। मेरा बेटा आसिम देगा तुम्हारा साथ, वो रखेगा तुम्हारे जख्मों पर मरहम। सबीहा बेटा, वो बनेगा तुम्हारी जिंदगी का मुखलिस हम सफर। दुरानी ने एक निगाह अपने जान से अजीज दोस्त के मुरझाए हुए चेहरे पर डाली और मजबूत लहजे में आसिम का नाम लिया। आसिम? सबीहा ने चौंक कर कमरे के दरवाजे पर खड़े आसिम को देखा। वो एक पुरखुलूस मुस्कुराहट के साथ उसी की जानिब मुतवज्जा था। हाँ आसिम, तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है, आज से नहीं बरसों से, जब तुम दोनों साथ पढ़ा करते थे। मगर तब किस्मत को आजमाइश मतलूब थी, तब ही तुम्हारा ब्याह यावर से हो गया। तुमने बेहद कड़ा वक्त गुजार लिया सबीहा। अब हम सब की ख्वाहिश है कि तुम आसिम के साथ एक नई जिंदगी, खुशगवार जिंदगी की शुरुआत करो। मुर्तजा शफीक ने सारी बात सबीहा के आगे खोलकर बयान कर डाली और बड़े मान से सबीहा के सर पर हाथ रखा। सबीहा ने अदब से सर झुका डाला। दुरानी और शफीक सबीहा की रजामंदी पर खुशी से नहाल होते एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। आसिम की आंखों में चाहत के दीप रोशन हो उठे। सर झुकाए बैठी सबीहा को देखकर मुस्कुराहट बेसाख्ता उसके लबों को छू गई। मोहब्बत में खाई चोट, दवा सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही है। मोहब्बत में जख्म लगता है तो मोहब्बत ही मरहम बन जाती है। इस दुनिया में मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर जज्बा और कोई नहीं। मोहब्बत आफाकी है और हाकिम है। दिलों को तस्खीर करने का बेड़ा उसी ने उठाया है। सबीहा को आसिम की जात से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, इज्जत भी खूब मिली। माजी रफ्ता रफ्ता एक भयानक ख्वाब महसूस होने लगा और यावर बख्त एक धोखे से ज्यादा उनकी नजरों में अहमियत ना रखता था। आसिम एक सरकारी फर्ज शनास ऑफिसर था। उसका घर यावर बख्त के महल जैसा बड़ा तो ना था, मगर पुरसुकून और खूबसूरत जरूर था। सबीहा को आसिम का घर अपनी जन्नत लगने लगा। चंद माह में ही आसिम ने अपने साथ की खूबसूरती की बदौलत उसका एतमाद लौटा दिया और सबीहा पिछली जिंदगी भुलाए आसिम के साथ हसीन पलों की लताफत महसूस करती चली गई। मुर्तजा शफीक बेटी के चेहरे पर खुशी महव रक्स देखकर मशहूर होते चले गए। दुरानी की नेकी की बदौलत वो उनके भी बेहद शुक्रगुजार थे। यावर वक्त से सबीहा की जायदाद के तमाम कागजात वसूल करके कारोबारी हसस मार्केट में फरोख्त करके वो यावर वक्त से हर तरह का ताल्लुक खत्म कर चुके थे। उनकी नजर में यावर वक्त का बाब अब उनकी और सबीहा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। कमर जहां ने एक बार फिर अपनी कलाई पर बंधी नाजुक सी घड़ी के नीले डायल पर निगाह डाली और हारन बजाते हुए मुंतजिर निगाहों से दरवाजे की जानिब देखने लगी। अगले ही लम्हे फारिया अपने पर्स में मोबाइल डालते हुए दरवाजे से बरामद हुई और अफरा तफरी के आलम में फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर निशिस्त पर बैठ गई। उफ, कितना वक्त लगाती हो तैयार होने में फारिया। तुम्हें याद भी है ना कि मुझे वहां से रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो भी जाना है। कमर जहां ने उसे खुफगी से घूरते हुए कहा और गाड़ी पोर्च से बाहर निकालने लगी। ओह सो सॉरी कमर, प्लीज वेरी सॉरी, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था कि आपको स्टूडियो भी जाना है। दरअसल जहाँ जा रहे हैं वो बड़ी खास जगह है और थोड़ी तैयारी बनती है ना। फारिया ने माजरत ख्वाना अंदाज में हंस कर कहा और कमर जहां को रास्ता बताने लगी। खास जगह? ये खास जगह से क्या मुराद है तुम्हारी? कमर जहां ने गर्दन मोड़कर उसे मुश्कूक अंदाज में घूरा। नीले लिबास में मलबूस खिली खिली सी मुस्कुराती हुई फारिया इस पल उन्हें बेहद अपनी सी लगी। अरे अरे, ऐसे रवायती माओं की तरह ना घूरें। यकीन करें कमर, आपसे मुझे एक माँ वाली वाइब्स नहीं आती, बल्कि एक अच्छे दोस्त के साथ होने का एहसास जागता है। फारिया ने हंसते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा। कमर जहां इस मनमोजी लड़की की बात पर बेइख्तियार मुस्कुरा उठी। मुझे मालूम है हमारे दरमियान उम्र का इतना कम फर्क है कि तुम्हारे लिए मुझे माँ का दर्जा या रुतबा देना मुश्किल है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मुझे अच्छा दोस्त समझती हो, बस इतना भी बहुत मेरे लिए है, वो अपनाइयत से कह रही थी। कमर, आपकी यही बात मुझे बेहद मुतासिर करती है। मैंने आपको कभी भी किसी से भी उलझते हुए नहीं देखा।
अपनी मनवाते हुए नहीं देखा। आप हमेशा दूसरों की मान लेती हैं। फारिया आज उन्हें खुले दिल से सराह रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहस से कभी किसी को जीतते नहीं देखा, इसीलिए मैं बहस से इज्तनाब करती हूँ। मैंने जोर जबरदस्ती किसी को भी दिलों पर राज करते नहीं देखा, इसीलिए मैं आजिज़ी इख्तियार करती हूँ। कमर जहां ने नहायत शाइस्तगी से अपने असूल उसे समझाए। फारिया मुतासिर कुन अंदाज में उसे देख कर रह गई। अच्छा ये बताओ कि खास जगह से क्या मुराद है तुम्हारी? कोई खास दोस्त है जिससे मुलाकात के लिए जा रहे हैं? कमर जहां को अचानक याद आया तो इस्तफसार करने लगी। समझा तो बिल्कुल सही है आपने। बहुत ही खास इंसान है जिसके घर में इस वक्त हम जा रहे हैं, मगर मुलाकात हमें उसकी मुलाजमा से करनी है। एक ऐसी मुलाजमा जो उस घर के फर्द की हैसियत से वहाँ रहती है। और ना जाने क्यों जब से वो पोर्ट्रेट मैंने देखी है उसके बाद से मुझे महसूस होने लगा है जैसे उस लड़की से जुड़ा कोई राज हमारे घर के बंद कमरे में दफन है। फारिया इस बार नहायत संजीदगी से कह रही थी। क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि इस घर की मुलाजमा का हमारे घर के बंद कमरे से कोई कनेक्शन है? इंतहाई हैरत अंगेज बात बता रही हो तुम मुझे फारिया, ये यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल। कमर जहां हकीकतन हैरत ज़दा थी। यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है कमर। आप खुद देख लीजिएगा इस लड़की को, मैं तब ही तो आपको आज वहां लेकर जा रही हूँ। फारिया ये इतना कहकर खामोश हो गई। गाड़ी एक खूबसूरत से बंगले के बाहर रुकी थी। कमर जहां फारिया की हमराही में बंगले में दाखिल हो गई। रजिया बीबी फारिया की आमद की इतला पर पुरजोश सी ड्राइंग रूम में तशरीफ लाई। अरे फारिया बेटी, ज़हे नसीब, बहुत खुशी हुई आपके आने से। रजिया बीबी मुसर्रत अमेज अंदाज में फारिया से मिली, फिर सवालिया निगाहों से उसके साथ खड़ी कमर जहां को देखने लगी। ये दरअसल मेरी वालिदा हैं। फारिया ने उनकी सवालिया निगाहें पढ़ते हुए हिचकिचाते हुए बताया। हमाद के घर में गलत बयानी की कोई गुंजाइश भी तो नहीं निकलती थी। ओह अच्छा। रजिया बीबी ने ताज्जुब से कमर जहां को देखा और फिर इन दोनों को बैठने का इशारा करते हुए खुद भी सोफे पर जा बैठी। अम्मा भी क्या बात है, घर में कोई नजर नहीं आ रहा? फिरोज अंकल, हमाद और शबनम सब कहाँ हैं? फारिया ने मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखते हुए इस्तफसार किया। फारिया बेटा, साहिब और हमाद बेटा ग्रोसरी के लिए स्टोर गए हुए हैं। शबनम को भी अपनी जरूरत की कुछ चीजें लेनी थी तो वो भी उन दोनों के साथ ही गई हुई हैं, रजिया बीबी ने रसान से बताया। ओह अच्छा, चलें फिर हम चलते हैं, किसी और दिन मुलाकात होती है आप सबसे। फारिया ने पुरतकल्लुफ अंदाज में रजिया बीबी से गले मिलते हुए कहा। रजिया बीबी की इतनी ताजीम भी उसने कमर जहां की मौजूदगी के बायस की थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके होने वाले ससुराल का तासुर कमर जहां के सामने खराब हो। रजिया बीबी ने कुछ देर रोकने की कोशिश की, मगर वो मसरूफियत का कहकर घर से बाहर निकल आई। गलती मेरी ही है, हमाद को इतला देकर आना चाहिए था मुझे यहाँ। गाड़ी में बैठते ही वो शुरू हो गई। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई। अब ये बताओ कि ये हमाद कौन है और उनके घर की मुलाजमा का क्या मामला है? कमर जहां ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए इस्तफसार किया। फारिया उन्हें हमाद के हवाले से सारी राम कथा सुनाने लगी। बातों बातों में रास्ता कब कटा एहसास ही न हुआ। गाड़ी बख्त महल के आगे रुकी तो फारिया ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, बाकी बातें आपके आ जाने के बाद करते हैं, मैं इंतजार करूंगी आपका कमर। बहुत सी गुत्थियां मैंने आज रात आपके सामने रखनी है। कमर जहां ने फारिया की बात पर मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। फारिया के कमरे में दाखिल होते ही उसका मोबाइल बज उठा। कॉल हमाद की थी। वो आज हॉस्पिटल गैर हाजिरी और अचानक घर आने पर हैरानी का इजहार करते हुए वजह दरियाफ्त कर रहा था। फारिया ने बहाना घड़ा उसे मुतमिन कर डाला। काफी देर तक वो हमाद से गुफ्तगू में मशगूल रही। बातों का सिलसिला थमा तो बड़ी बेगम से मुलाकात की गर्ज से उनके कमरे में आई, मगर वहां उन्हें मौजूद ना पाकर हैरत ज़दा रह गई। दादी कहाँ हैं? अपने कमरे में मौजूद क्यों नहीं? उसने मुलाजमाओं पर बरसते हुए इस्तफसार किया। फारिया बीबी, बड़ी बेगम कुछ देर कबल ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। रेशमा ने झिझकते हुए जवाब दिया। तबीयत ठीक नहीं थी? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या आप सब के पास मेरे या कमर के नंबर महफूज नहीं? घर में एक डायरी रखी है जिसमें हम सब के नंबर दर्ज हैं, और ये इसलिए कि जब दादी की तबीयत खराब हो और हम लोग घर पर ना हो तो फौरी कॉल करके इतला दी जाए। ये हदायत आप सबको दी गई है, फिर भी किसी ने इतला क्यों नहीं दी? फारिया ने गरजते हुए मुलाजमाओं पर सवालों की बौछार कर डाली।
फारिया बीबी, बड़ी बेगम ने हमें आपको और कमर बीबी को इस बात की खबर देने से सख्ती से मना किया था। रेशमा ने एक बार फिर मुनमुनाते हुए जवाब दिया। फारिया उसकी बात पर घूरते हुए बड़ी बेगम के कमरे की जानिब बढ़ गई। अपनी बूढ़ी दादी की खुद फिक्र नहीं करते और गुस्सा हम गरीबों पर निकालते हैं। रेशमा और दीगर मुलाजमाएं भी बुड़बुड़ाती हुई अपने अपने कामों में मसरूफ हो गई। फारिया बड़ी बेगम के कमरे में दाखिल होकर साइड टेबल के दराज खोलकर डायरी निकालने लगी। उस डायरी में बड़ी बेगम की डॉक्टर से तमाम अपॉइंटमेंट्स की तफसीलात दर्ज थी। उसने अच्छी तरह चेक किया, मगर आज के दिन के हवाले से किसी अपॉइंटमेंट की तफसील दर्ज ना थी। उसने मायूसी से डायरी वापस दराज में रखी। कबल इसके कि वो दराज बंद करती, चाबियों का गुच्छा उसकी आंखों को रोशन कर गया। फारिया ने कुछ सोचते हुए चाबियों का गुच्छा उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। मोहब्बत मेरा मौजू है, मोहब्बत गुफ्तगू मेरी, मोहब्बत दिल का मोहब्बत है, मोहब्बत जुस्तजू मेरी, मोहब्बत हरफे आखिर है, मोहब्बत आरज़ू मेरी, मोहब्बत से हुनर मेरा, मोहब्बत आबरू मेरी, मोहब्बत मेरा नामा है, मोहब्बत बासबू मेरी। मुझे हद से ज्यादा पुरएतमाद लड़कियां एक नजर नहीं भाती, मगर उस रात गाड़ी में बैठी गार्ड या सिविल की धमकी देती तो मुझे अच्छी लगी। अरसल और मारियाना एक दूसरे के रूबरू खड़े थे। खूबसूरत शम्मादान में जलती मोमबत्ती की लो इन दोनों के मुस्कुराते चेहरों को सुनहरा कर रही थी। मैं बेइंतहा बड़बोली लड़कियों से दूर भागता हूँ, मगर उस दिन कैफे डिकासा में अपनी मर्जी चलाती तो मुझे अच्छी लगी। इस बार अरसल ने मजीद करीब होते हुए धीरे से कहा। मारियाना की उठती झिझकती लंबी पलकें लर्ज उठी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे दिल में, मेरी जात में, मेरे माजी में झांके, मगर बड़ी बेबाकी से मेरे अंदर तक झांकती तो मुझे अच्छी लगी। वो उसकी आंखों में बेबाकी से झांकते हुए कह रहा था। मारियाना की निगाहें मिलाना महाल हो गया। कुछ फासले पर खड़ी एना पाउल मुस्कुराते हुए इन दोनों को देख रही थी, इस बात से अनजान कि होटल की खिड़की से किसी स्याह लिबास में मलबूस शख्स ने झांकते हुए उसे देखा और फिर मोबाइल पर मसरूफ हो गया। मुझे बेहद नागवार गुजरता है इंतजार करना, मगर साइकिल वे पर सुबह सवेरे इंतजार करवाती तो मुझे अच्छी लगी। अरसल ने होले से सरगोशी की। मारियाना के कान की लू सुर्ख हो गई। स्याह लिबास में मलबूस शख्स कॉल मुनक़ता करके अब एना पाउल की गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था। मुझे आता नहीं दिल की बात कहना, मगर कह गया। मगर जवाब में खिड़की पर खड़ी रास्ता दिखाती तो मुझे अच्छी लगी। अरसल घूमकर मारियाना के अकब में जा पहुंचा। मारियाना ने आहिस्तगी से गर्दन मोड़कर उसे तिरछी निगाहों से देखा। वो शख्स एना पाउल की गाड़ी के नीचे नजरें बिछाकर जा घुसा। मुझे अपनी मोहब्बत की असीरी में मुब्तला करके यूं आजाद फिरती तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरसल ने वो लॉकेट खोलकर मारियाना के गले में पहनाते हुए कहा तो मारियाना बेख्तियार मुस्कुरा उठी। मेरी मोहब्बत की असीरी तुम्हें भी मुबारक हो मारियाना खावर हयात, उसने मुस्कुराते हुए गंभीर लहजे में कहा। मारियाना ने जवाबन उसका हाथ थामकर अंगूठी उंगली में पहना दी। ये असेरी तुम्हें भी मुबारक हो अरसल फेरोज। एना पाउल मुस्कुराते हुए इन दोनों को मुबारकबाद देने की गर्द से आगे बढ़ी। ये खूबसूरत साथ तुम दोनों को बेहद मुबारक हो। मेरी दुआ है कि रब्बे ताला तुम दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रखे, एक दूसरे पर मेहरबान रखे। वो मारियाना को गले से लगाकर दुआ देने लगी। इस पल मारियाना को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर शबनमी कतरों का नज़ूल हुआ है और एना पाउल के अलहदा होने पर उसने अचंभे से उसकी आंखों में झांका। नीली आंखों में सावन धीरे धीरे हलकोड़े ले रहा था। एना पाउल की भीगी आंखों को देखकर मारियाना के दिल को कुछ हुआ। गाड़ी के नीचे घुसा वो अजनबी शख्स बाहर निकलकर हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। उसकी सफाक निगाहें होटल की खिड़की से नजर आती मुस्कुराती हुई एना पाउल पर मरकूज थी। कुछ देर तक वो दोनों हाथ कमर पर टिकाए सफाक निगाहों से उसे देखता रहा और फिर नजरों से ओझल हो गया। खाने का दौर चला और उसके बाद अरसल और मारियाना ने एना पाउल के हमरा तस्वीर खिंचवाई। अगर हम किसी को ये तस्वीर दिखाकर कहें कि देखो ये मशहूर फिल्म स्टार एना पाउल है तो कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। अरसल ने इन तस्वीर को देखते हुए हंस कर कहा, कोई करे ना करे परवाह नहीं, एना पाउल के लिए तुम दोनों सबसे ज्यादा अहम हो। एना ने मुस्कुरा कर कहा। मारियाना ने उस पल गहरी निगाहों से एना पाउल को देखा। उसकी नजरें अरसल पर मरकूज थी।
ایک درد کی سی کیفیت ملی ان نگاہوں میں۔ ارسل ہر بات سے بے خبر تصاویر دیکھنے میں مگن تھا۔ اب مجھے چلنا چاہیے، یہ خوبصورت رات میری زندگی کی بہترین یادگاروں میں سے ہے، اینا پاؤل نے رخصت ہوتے ہوئے ان دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ ہمارے لیے بھی ان یادگار پلوں کے لیے بے حد شکریہ، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے ہوٹل سے نکلے تھے۔ اینا پاؤل اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ ارسل اور ماریانا بھی گاڑی میں جا بیٹھے۔ اینا نے گاڑی آگے بڑھا دی، تب ہی اس کا موبائل بج اٹھا۔ اینا نے موبائل کان سے لگایا۔ زندگی کے آخری سفر پر گامزن ہو اینا پاؤل، الوداع۔ کسی نے صفاقی سے اس کی سماعت میں سرگوشی کی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اینا نے گھبرا کر بیک ویو مرر میں دیکھا اور ارسل کی گاڑی اس سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اینا نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر اشارے سے اسے رکنے کو کہا۔ اینا کچھ کہہ رہی تھی، میں سن کر آتا ہوں، ارسل ماریانا سے کہہ کر گاڑی سے اتر گیا۔ یکدم اینا نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ اینا! ارسل نے تعجب سے صدا بلند کی اور بھاگتے قدموں سے اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگا۔ بوم! اچانک زوردار دھماکہ فضا میں گونجا تھا اور گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ ارسل ایک زوردار جھٹکے سے دور جا گرا، اس کا لہولہان وجود ساکت پڑا تھا۔ وقت نے سرایت سے گزر کر اس خوفناک لمحے کو صفاقی سے دیکھا، یوں جیسے کسی مووی کے ہولناک منظر کو ریوائنڈ کر کے سلو موشن کی صورت اس منظر کے ایک ایک جزیات کو، ان نفوس کی کیفیات کو نقش کر لینا چاہتا ہو۔ یہ بچھڑتے ہوئے کردار بھی کبھی ماضی بن جاتے ہیں اور کبھی تاریخ، اور وقت تو سب سے بڑا مورخ ہے۔ وہ تینوں آگے پیچھے ہوٹل سے نکلے تھے۔ اینا پاؤل نے ہنستے ہوئے الوداعی انداز میں ان دونوں کو ہاتھ ہلایا تھا اور کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگی۔ جب میں پہلی مرتبہ اینا سے ملا تھا تب بالکل بھی گمان نہ ہوا تھا کہ وہ اتنے شاندار اخلاق کی مالک عورت ہے، ارسل نے ہنستے ہوئے ماریانا سے کہا۔ ماریانا نے جواباً مسکراتے ہوئے اینا پاؤل کو دیکھا، جو ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی تھی۔ وہ واقعی بہت الگ اور منفرد ہے۔ ماریانا کی نگاہوں میں اینا پاؤل کی نم آنکھیں اور ان میں پھیلا درد گھوم گیا۔ وہ درد نہ جانے کیوں اسے شناسا سا لگا تھا۔ ماریانا، کہاں گم ہو؟ اب بیٹھ بھی جاؤ۔ ارسل فرنٹ سیٹ کا دروازہ وا کیے منتظر نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے مخاطب ہوا۔ ماریانا نے سر جھٹکتے ہوئے اینا پاؤل کے وجود سے نگاہ ہٹائی اور ارسل کی جانب مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ماریانا، میں نے ایک تحفہ کب سے خرید کر رکھا ہے تمہارے لیے۔ تمہیں یاد ہے وہ شام جب تم مسز صوفیہ کے ہمراہ گاربیرا کی آرٹ گیلری میں ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑی اسے سراہ رہی تھی؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ارسل نے اچانک اس شام کا ذکر کیا۔ بہت اچھی طرح یاد ہے وہ شام مجھے، وہ شام میری زندگی کی اہم ترین شاموں میں سے ہے۔ ماریانا بھی گاربیرا میں گزرے لمحات کو یاد کرتے ہوئے بولی۔ میرے لیے بھی، ارسل نے ہولے سے کہا۔ ماریانا نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ ارسل کی نگاہوں میں چھپا اس کے خاص ہونے کا پیغام ماریانا کی نظروں نے آج بآسانی کھوج لیا تھا۔ مجھے وہاں ایک پینٹنگ پسند آئی تھی اور میں نے اسی وقت اس پینٹنگ کو تمہیں تحفہ تن دینے کے لیے خرید لیا تھا۔ اس لمحے مجھے بالکل ادراک نہ تھا کہ وہ کون سا لمحہ ہوگا جب میں تمہیں یہ تحفہ دے پاؤں گا، یا پھر ایسا کوئی لمحہ میری زندگی میں آئے گا بھی کہ نہیں، مگر میں نے تمہارے لیے وہ پینٹنگ خرید لی تھی اور آج میری خواہش ہے کہ اپنے دل کے ساتھ ساتھ وہ پینٹنگ بھی تمہارے نام کر دوں۔ ارسل نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے ماریانا کے خوشی سے دھمکتے ہوئے چہرے سے نگاہ ہٹاتے ہوئے سامنے سکرین پر جمائی۔ یکدم وہ ٹھٹک گیا۔ اینا پاؤل کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ ان دونوں کو الوداع کہتے وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ نگاہیں آسمان پر ٹکاتے ہوئے اس نے زیر لب خود کلامی کی۔ شکر ہے میرے رب کا یہ وقت سکون سے گزر گیا۔ اس کی خود کلامی میں کئی اندیشے چھپے تھے اور اندیشے بے سبب نہیں ہوتے۔ کل سے اسے دھمکی امیز کال اور پیغامات موصول ہو رہے تھے، مگر وہ نظر انداز کرتی رہی۔ اسے خاص ادارے سے خاص سیکیورٹی حاصل تھی، اسی لیے اسے پرواہ نہ تھی، مگر آج عشائیے میں جاتے وقت وہ دنگ رہ گئی تھی۔ سیکیورٹی کا جو عملہ ایک عرصے سے اس کی حفاظت کے لیے تعینات تھا وہ بغیر اطلاع کے تبدیل ہو چکا تھا۔ تب سے وہ انجانے خوف کا شکار تھی۔ ارسل نے ڈنر کا وعدہ تو کر لیا تھا، مگر تب سے فکر ستا رہی تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے ارسل اور ماریانا کسی
किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। इसीलिए वो रूप बदल कर बिना सिक्योरिटी के यहाँ इस छोटे से होटल में आई थी। शहर के गैर मारूफ और छोटे से होटल के इंतखाब की वजह भी किसी की नज़रों में ना आना था। अरसल और मारियाना से खैर आफियत मुलाकात हो जाने के बाद वो बेहद खुश और मुतमिन थी। उसने गाड़ी स्टार्ट करके बैक व्यू मिरर से पीछे देखा। अरसल और मारियाना बातों में मगन मसरूर से गाड़ी में बैठ रहे थे। उसके लब बेइख्तियार मुस्कुरा उठे। काश मेरी जिंदगी यूं ना होती, ये दौलत, ये शोहरत, ये ताल्लुकात, कुछ भी ना होता। बस एक तुम होते मेरे मुकद्दर में। काश मैं मारियाना होती, तुम्हारी संगत में मेरी खुशनसीबी होती। उसका दिल कलाम कर रहा था और आंखों में ख्वाहिशों के दीप जल रहे थे। तुम बहुत देर से मिले हो मुझे अरसल, बहुत कम मुयस्सर आए हो मुझे, मगर जितने भी मुयस्सर आए वो भी मेरी खुशनसीबी है। भीगी सी मुस्कुराहट उसके लबों से चिस्पा थी। वो पहली बार जब अरसल से मिली थी तब ही से मुतासर हो चुकी थी और फिर रफ्ता रफ्ता हर मुलाकात के बाद ना जाने कब और कैसे उसके दिल में उतरने लगा। मगर वो उस हकीकत से भी वाकिफ थी कि अरसल के दिल में उसके मकीन बनने की गुंजाइश ना थी। वो उसका दोस्त बन सकता था, मददगार हो सकता था, रहनुमाई कर सकता था, मगर दिल में बसा नहीं सकता। दिल में तो मारियाना बसती थी। वो जानती थी, तब ही तो खास इन दोनों के तहाइफ लेकर आई थी। अरसल के लिए वो अंगूठी उसने बहुत पहले से खरीद रखी थी और मारियाना के लिए उसने अपना सबसे कीमती पेंडेंट मुंतखब किया था। आज उसने बहुत खलूस के साथ इन दोनों को वो तोहफा दिए थे। मारियाना से गले मिलते हुए उसकी आंखें अश्कबार हो चली थी। सिर्फ आज की मुलाकात ने उसके दिल में अरसल और मारियाना का कद मजीद बढ़ा डाला था। उसने एक आखिरी बार अरसल की गाड़ी पर निगाह की और मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। तब ही उसके मोबाइल पर मुसलसल बिप होने लगी। जिंदगी के आखिरी सफर पर गामजन हो एना पाउल, अलविदा। उसने मोबाइल कान से लगाया और किसी शफाक लहजे ने उसके अंदर सनसनी की लहर दौड़ा दी। क्या मतलब, कौन हो तुम? एना पाउल हरास में मुब्तला हुई। मेरी पहचान तुम्हें अब कोई फायदा नहीं देगी एना पाउल। मौत तुम्हें पहचान चुकी है और तुम्हारे इंतजार में है। काल मुनकता हो चुकी थी। एना पाउल की गाड़ी एक झटके से रुकी थी। मौत उसके इंतजार में है, ये जानकर पहला ख्याल ही उसे अरसल और मारियाना का आया था। वो दोनों कहीं उसे आगे वो सोच ना सकी। बेख्तियार खिड़की से सर निकाल कर उसने अरसल को रास्ता बदलने का इशारा किया, मगर वो ना समझी में गाड़ी से उतरकर उसकी जानिब बढ़ने लगा। एना ये तो नहीं चाहती थी कि अरसल मौत के नजदीक आए। उसकी समझ में यही आया कि वो तेजी से गाड़ी भगाते हुए उससे दूर हो जाए। उसने यही किया, मगर अरसल परेशान होता पीछे भागा और तब ही एक जोरदार धमाके से फिजा लर्ज उठी। एना पाउल की गाड़ी में जो बम नस्ब था वो मुकर्रर करदा वक्त पर फट पड़ा। गाड़ी के परखच्चे उड़ा गए। गाड़ी के ताकुब में भागता अरसल बुरी तरह इस धमाके की जद में आया था। गाड़ी का एक लोहे का टुकड़ा उड़ता हुआ अरसल के वजूद से टकराया था। वो एक जोरदार झटके से दूर जा गिरा था। उसका लहूलुहान वजूद झटके खा रहा था। मारियाना चीखों पुकार करती भागती हुई उसके करीब आई थी, मगर चलती ही जा रही है ये उम्र रवां की रेल, हमको यही उतरना है, जंजीर खींचिए। पता नहीं दादी किस हॉस्पिटल में चली गई। उनका रूटीन चेकअप तो इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर रफीक से होता है। फिर न जाने कहाँ चली गई हैं, वो भी बिना बताए। वो हॉस्पिटल से इंक्वायरी कार के बाहर निकलते हुए बुड़बुड़ाई गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी कि घर से आती कॉल ने मोबाइल की जानिब मुतवज्जा कर डाला। उसने फौरन से पेशतर कॉल वसूल की। फारिया बीबी, बड़ी बेगम आ गई हैं, मुलाजमा रेशमा ने इतला दी। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचती हूँ घर। दादी की तबीयत ठीक तो है ना? वो खुदा का शुक्र अदा करते हुए पूछने लगी। जी जी फारिया बीबी, बड़ी बेगम बिल्कुल ठीक है, आपका पूछ रही हैं। मुलाजमा रेशमा ने एतमानान दिलाया तो वो भी मुत्तमिन हो गई। घर पहुंचते ही वो सीधे बड़ी बेगम के कमरे में गई। दादी तबीयत कैसी है आपकी? आप ठीक तो है ना? अचानक हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ गया आपको? मेरे कमरे में दाखिल होते ही उसने सवालों की बौछार कर डाली। बड़ी बेगम तकिए से पुश्त टकाए बैठी थी। उसे यूं फिक्रमंद देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरी जान, अचानक से चक्कर आने लगे थे, सोचा डॉक्टर से चेकअप करवा लूं। वैसे भी काफी दिन हो गए थे, चेकअप तो करवाना ही था, सो चली गई हॉस्पिटल। अच्छा कौन से डॉक्टर के पास गई थी? फारिया ने यूं ही पूछ लिया। एक ही तो डॉक्टर है, मेरे रफीक साहिब, हमेशा
ہمیشہ سے انہی سے علاج کروایا ہے، ان کے علاوہ اور کس کے پاس جاؤں گی؟ بڑی بیگم نے اس بار تھوڑا جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ فاریہ ان کے انداز پر چونک اٹھی۔ اسے بڑی بیگم میں در آنے والی تبدیلی شدت سے محسوس ہوئی۔ آج کل وہ ذرا ذرا سی بات پر جھنجھلا جاتی تھی، بری طرح چڑ جاتی تھی۔ پہلے وہ آزردہ سی کمرے تک محدود رہتی تھی، نماز قرآن ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، مگر اب ایک طمطراق کے عالم میں گھر میں پھرتی تھی، ہر ایک چیز پر نگاہ رکھتی تھی۔ فاریہ پرسوچ انداز میں ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھتا پا کر وہ زبردستی مسکرائی اور پوچھنے لگی، کس چکر میں گم ہو فاریہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں، پھر پریشانی کیسی میری جان؟ دادی آپ واقعی ڈاکٹر رفیق کی طرف گئی تھی؟ فاریہ نے ڈاکٹر کے نام پر زور دیتے ہوئے سوال داغا۔ ہاں بیٹا، انہی کے پاس ساری عمر جاتی رہی ہوں، آج بھی وہیں گئی تھی۔ آخر تم آج اتنا جیرا کیوں کر رہی ہو؟ وہ ایک بار پھر جھنجھلا اٹھی۔ بڑی بیگم، صاحب جی کی کال آئی ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ریشما کارڈ لیس ریسیور اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی اور ریسیور کان سے لگائے بستر سے اٹھنے لگی۔ فاریہ نے انہیں گفتگو میں مصروف پا کر موقع غنیمت جانا اور چابیوں کا گچھا پرس سے نکال کر چپکے سے دراز میں رکھ کر خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ قمر جہاں ریکارڈنگ سے فارغ ہو کر رات گئے لوٹی تو بخت محل کے مکین گہری نیند میں غرق تھے۔ ویسے بھی اس محل میں اس کے مکینوں سے زیادہ تو ملازماؤں کی فوج تھی۔ بڑی بیگم جلد سونے کی عادی تھی اور سونے سے قبل تمام ملازمین کو سرونٹ کوارٹر میں بھیج ڈالتی۔ فاریہ من موجی تھی، جاگ بھی رہی ہوتی تو اپنے کمرے تک ہی محدود رہتی۔ محل کا اکلوتا وارث زیادہ تر پردیس میں ہی پایا جاتا۔ قمر جہاں کو اس گھر کا مکین بنے ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا۔ وہ اکثر میاں جی کے ہمراہ پردیس میں ہوتی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے میوزک البم کی تیاری میں مصروف ہونے کے باعث یہاں موجود تھی۔ حسب معمول گھر میں پھیلا سناٹا دیکھ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی، کپڑے تبدیل کیے، پیٹ پوجا کی، غرض سے کچن کا رخ کیا، مگر وہاں سے آتی کھٹ پٹ نے چونکا ڈالا۔ قمر جہاں نے چونکنے انداز میں کچن میں جھانکا۔ ارے فاریہ تم؟ فاریہ کو رات کے اس پہر کچن میں دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی۔ جی جناب، میں حسب وعدہ آپ کی آمد کی منتظر، فاریہ نے خوشگوار انداز میں کورنش بجا لاتے ہوئے کہا۔ زبردست، ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تم جاگ رہی ہوگی۔ آج کا ریکارڈنگ کا کام کافی زیادہ ہے اور اگلے 2 دن تک تو میرا یہی معمول ہوگا گھر لوٹنے کا۔ خیر یہ بتاؤ تم کیا کر رہی تھی اس وقت یہاں؟ وہ تھکے تھکے سے انداز میں کہتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ یہ 4 نشستی کھانے کی میز تھی اور قمر جہاں جب بھی دیر سے گھر لوٹتی یہیں بیٹھ کر کھانے سے انصاف کرتی۔ حسب عادت آج بھی انہوں نے یہی کیا۔ آپ کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ ویسے اس پہر جاگتے رہو تو مجھے بھوک بھی لگ جاتی ہے، سوچا آپ آ جائیں تو ساتھ کھانا نوش فرماتے ہیں۔ بس کھانے کے سدے باب میں مصروف عمل تھی۔ فاریہ میز پر چاولوں کی ڈش، دال اور کیمے آلو کی رکابی سجاتے ہوئے کہنے لگی۔ قمر جہاں نے اسے مسکراتے ہوئے پیار سے دیکھا اور کسی پرانی یاد کی گٹھری کھولے کہنے لگی، بہت زمانے بعد آج کسی نے میرے لیے اتنی اپنائیت سے اہتمام کیا ہے۔ ایسا خیال تو بس اماں جان رکھتی تھی۔ آپ کو اپنی اماں یاد آتی ہیں؟ کبھی ذکر نہیں کرتی آپ ان کے حوالے سے؟ فاریہ بھی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مائیں کس کو یاد نہیں آتی فاریہ؟ جہاں کوئی ساتھ نہیں دیتا وہاں اللہ کے بعد ماں ہی تو ہوتی ہے جو ساتھ دیتی ہے۔ قمر جہاں ماضی کے بھنور میں کھوئی کھوئی سی کہنے لگی۔ کبھی اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں آپ نے؟ ایسا کیوں؟ فاریہ نے اپنا سوال دوسرے انداز میں دہرایا۔ کبھی کسی نے مجھ سے میرے ماضی، میری زندگی کے حوالے سے کچھ دریافت ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ میاں جی نے بھی نہیں۔ قمر جہاں اداسی سے بولی۔ آج میں پوچھ رہی ہوں تو مجھے سنا دیں اپنی زندگی، اپنے ماضی کا احوال۔ آپ کے پاس تو ماں کے حوالے سے بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، فاریہ افسردگی سے کہنے لگی۔ تو خیالوں میں گم قمر جہاں نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا تم کچھ بھی نہیں جانتی اپنی ماں کے حوالے سے؟ قمر جہاں کو تعجب نے آ گھیرا۔ پہلی بار وہ اور فاریہ یوں گھلے ملے تھے۔ وہ اگر ماں بن کر پیش آتی تو فاریہ کے ساتھ تو یہ رشتہ بھی روایتی چپقلش کا شکار ہو جاتا۔ قمر جہاں نے شروع دن سے ہی فاریہ کی جانب دوستانہ ہاتھ بڑھایا تھا۔ فاریہ کو بھی اس گھر میں کسی ایسے شخص کے ساتھ کی ضرورت تھی جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکے، لہٰذا قمر جہاں کا خلوص سے بھرا ہوا ہاتھ اس نے بھی مسکرا کر تھاما تھا۔
नहीं, सवाए इसके कि वो बहुत नेक और शरीफ औरत थी और उनकी मौत तभी थी। फारिया ने सरसरी के लहसे लहजे में कहा। कमर जहां उसे खामोशी से देखती रह गई। खैर, आप बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन था? गुलकारी की तरफ कैसे आई? और सबसे अहम सवाल, पापा से कैसे मुलाकात हुई? फारिया उन्हें खामोश पाकर फिर से सवाल करने लगी। इतनी कोई खास कहानी नहीं है मेरी। अम्मा, अब्बा और हम 2 बहनें, यही थी मेरी दुनिया। फिर बाबा का एक हादसे में इंतकाल हो गया और हम बेटियां एक दूसरे का सहारा बन गई। मैं बड़ी थी, घर चलाने की ज्यादातर जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती थी। रोजगार हासिल करने की कोशिश शुरू की तो एक सहेली ने मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर के पास भेज दिया। मेरी किस्मत के साथ साथ आवाज भी अच्छी थी। उसी म्यूजिक डायरेक्टर के तवस्सुत से गायकी के एक उस्ताद साहिब से मुलाकात हुई। उन्होंने सुरों के इसरारो रमूज सिखाए। मैं सीखती चली गई और बात बनती चली गई। कामयाबी, शोहरत रफ्ता रफ्ता मेरे दर पर माथा टेकने लगी। माशी तौर पर मैं इतनी मुस्तहकम हो चुकी थी कि छोटी बहन की शादी कर सकूं। सो इस जिम्मेदारी से भी सबकदोश हुई और फिर एक दिन गायकी की महफिल में मियाँ जी से मुलाकात हुई और वो मेरी गजल सुनकर मुद्दा हो गए। कमर जहां खाने के दौरान अपनी बीती सुनाती चली गई। अलबत्ता आखिरी बात पर वो खुलकर मुस्कुराई थी। फारिया ने दिलचस्पी से उनके चेहरे को देखा और इस्तफसार करने लगी। पापा इतनी आसानी से किसी के गरिविदा हो जाएं, ये आम बात नहीं है कमर। वो कौन सी गजल थी जो आपने उस महफिल में सुनाई थी, जिसका सरूर उन्हें यूं आपका मुद्दा कर गया? अमीर खसरू की गजल है, बहुत खूबसूरत अशार पर मबनी। मुझे हैरत है फारिया कि फारसी जुबान मियाँ जी को बहुत अच्छी तरह समझ आती है। उन्होंने बाद में इस गजल के एक एक शेर की तशरीह यूं खोलकर मेरे सामने बयान कर डाली कि मैं दंग रह गई। कमर जहां की हैरानी उनके लहजे से आश्कार थी। फारिया ने बेचैनी से कहा, मैं वो गजल सुनना चाहती हूँ। कमर, सुनाइए ना। सुनाती हूँ, जरा रुको। कमर ने पानी का घूंट हलक से उतार कर गला खनकारते हुए कहा। फारिया हमतन गोश हुई। अगले ही पल कमर जहां की मुतरन्नम आवाज बख्त महल की तारीकी में सहर फूंकने लगी। गुफ्तम के रोशन अज कमर गुफ्ता के सारे मनसत, गुफ्तुम के शीरी अज शुक्र गुफ्ता के गुफ्तारे मनसत। कमर जहां आंखें बंद किए फारिया को गजल सुनाने में मसरूफ थी। फारिया गजल के सहर में डूबती चली गई। तारीकी में डूबी सहर आगी आवाज बख्त महल के एक एक गोशे में फैलती चली गई। बड़ी बेगम गहरी नींद सो रही थी। उनकी आंखें ओले से वाह हुई। तरन्नुम में डूबी पुरसोज आवाज ने उन्हें भी अपने हसार में जकड़ लिया। गजल के बोल मानूस से लगे। हवास मुकम्मल तौर पर बेदार हुए तो माजी की एक अनचाही याद एक धमाके की सूरत निगाहों में घूम गई। वो मेकान की अंदाज में बिस्तर से उठ खड़ी हुई। गुफ्तुम के मर्गे आशिका, गुफ्तुम के दर्दे हिजर मन, गुफ्तुम की इलाजे जिंदगी, गुफ्ता के दीदारे मनसत। बड़ी बेगम दीवानावार कमरे से निकली। राहदारी के आखिरी सिरे पर पहुंचकर रेलिंग से नीचे झांकने लगी, मगर तारीकी में कुछ नजर ना आया, ना ही समझ आया। बस वो गजल थी, उसके बोल थे जो उनके हवासों पर कोड़े बरसा रहे थे। गुफ्तुम के होरी या परी, गुफ्ता के मनशाए बता, गुफ्तुम के खसरूए नातवा, गुफ्ता के परस्तारे मनसत। कौन है यहाँ जो अपनी बेसुरी आवाज में राग अलाप रहा है, वो भी आधी रात को? वो हाँफती कांपती बुलंद आवाज में बुरबुराती हुई गुस्से से चंगारी। कमर जहां की गायकी का तसलसल यकदम टूटा। उसने चौंक कर फारिया को देखा। वो भी हैरान सी इस समत देखने लगी जहां से बड़ी बेगम की आवाज गूंजी थी। ये दादी को क्या हो गया है, इतने गुस्से में क्यों हैं? फारिया खुद कलामी के अंदाज में कहती हुई वहां से उठकर किचन से बाहर आ गई। कमर जहां भी उसके पीछे किचन से बाहर निकल गई। दादी, क्या हुआ है? इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? किचन में कमर और मैं बैठे बातें कर रहे थे, बस यूं ही गुनगुना रहे थे। इसमें ऐसी कोई नाराजगी वाली बात तो नहीं? फारिया उन्हें समझाने की गर्ज से नरमी से बोलते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। बस करो लड़की, मुझे ना समझाओ। एक बात कहे दे रही हूँ, अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो, समझ लो, ये मेरा घर है, कोई कोठा नहीं है जहाँ ये मनहूस आवाजें गूंजें। आइंदा मैं ना सुनूं ये गाने। वो हिज़्यानी कैफियत में शदीद गुस्से का इजहार करके बुरबुराती हुई अपने कमरे में चली गई। फारिया और कमर जहां हक्का बक्का सी मुंह खोले एक दूसरे को देखती रह गई।
मशहूर फिल्म स्टार एना पाउल एक कार धमाके में जाम बहक। एना पाउल ने गुज़श्ता रात एक निजी कंपनी की तकरीब में मोरिश होने का इकरार किया था। सोफिया जैसे ही टीवी ऑन किया, एना पाउल के मरने की खबर का टुकड़ा उसे बुरी तरह चौंका गया। अभी वो टुकड़ा पार ही रही थी कि स्क्रीन न्यूज कास्टर अपने मखसूस अंदाज में इस होलनाक हादसे की तफसील सुनाने लगी। स्क्रीन पर जाए वकुआ के मनाजिर चलने लगे, फिर मंजर बदल गया। इस धमाके की जद में आकर चंद मजीद लोग भी जख्मी हुए थे। नुमाइंदा हॉस्पिटल पहुंचकर मुतासरीन से वाक़े के हवाले से सवालात कर रहा था। लोगों से बातचीत करते हुए वो बेंच पर बैठी एक लड़की की जानिब बढ़ा था। वो लड़की परेशानी के आलम में अपना सर थामे बैठी थी। सोफिया ने निगाहें स्क्वेयर कर गौर से उस लड़की को देखा और उसका दिल धक से रह गया। मारियाना, वो बेख्तियार उसे पुकार उठी। ट्रेडमिल पर जॉगिंग करते मैथ्यू ने चौंक कर सोफिया को देखते हुए इस्तफसार किया। हाँ, वो मेरी स्टूडेंट है ये लड़की। सोफिया ने बौखला कर जवाब दिया। अच्छा, तो इस बदबख्त एना पाउल के साथ वहाँ क्या कर रही थी? मैथ्यू ट्रेडमिल रोक कर तौलिए से चेहरे का पसीना पोंछते हुए हकारत से बोला। बदबख्त एना पाउल, क्या हो गया है मैथ्यू? कल तक तो वो तुम्हारी पसंदीदा अदाकारा थी। सोफिया का दिल मारियाना में लगा हुआ था, मगर वो मैथ्यू की बेतुकी बातों का जवाब देने के लिए पाबंद थी। कल तक वो मोरिश भी नहीं थी। मैथ्यू पसीना खुश्क करके पानी की बोतल मुंह से लगाए गटागट पानी चढ़ाने के बाद बोला। मैथ्यू, मैं समझ नहीं पाई आज तक तुम्हें मोरिश इतने बुरे क्यों लगते हैं? सोफिया ने हमेशा मैथ्यू को मोरिशों की बुराई करते पाया था। उसे अच्छा ना लगता, मगर उसके रवैये के पेश नज़र बर्दाश्त कर जाती। मगर आज ज़हनी और कल्बी कैफियत मुख्तलिफ थी। एना पाउल के हवाले से मारियाना ने कुछ दिन कबल ही उन्हें कॉल पर बताया था। सिर्फ यही नहीं, मारियाना ने अरसल के प्रपोजल के हवाले से भी उन्हें आगाह किया था। वो बेहद खुश थी। अरसल उन्हें भी हर लिहाज से मारियाना के लिए बेहद पसंद था, मगर मैथ्यू की बातें उन्हें अक्सर परेशान कर डालती। वो नहायत शिद्दत पसंद था, किसी भी रिश्ते को लेकर, किसी भी फिरके को लेकर, हत्ता के मजहब को लेकर भी वो इंतहा पसंद वाक़या हुआ। और मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हें मोरिश इतने पसंद क्यों हैं। मैंने जब कभी मोरिशों को बुरा कहा तो तुम दीवार बनकर सामने आ खड़ी हुई हो। इतनी हमायत क्यों करती हो तुम सोफिया? वो कड़े तेवरों से उसे घूरता हुआ सोफिया की जानिब बढ़ा। ऐसा हरगिज नहीं है मैथ्यू, मेरा भला क्या ताल्लुक मोरिश से जो मैं हमायत करूंगी उनकी? सोफिया ने उसके जारहाना तेवर देखते हुए घबरा कर कहा। ताल्लुक है, कोई ना कोई ताल्लुक है। मुझे मिस्टर आइजक ने आज तक तुम्हारे माजी के हवाले से वाज़िया तौर पर कुछ नहीं बताया, और तुम्हारा बार बार मोरिशों के हवाले से बात करना मुझे शक में मुब्तला कर डालता है कि तुम्हारा माजी में कोई ना कोई इन बदबख्तों मोरिशों से ताल्लुक रहा है। मैथ्यू यकदम जुनूनी कैफियत में मुब्तला होता चला गया। सोफिया उसकी कैफियत से परेशान होती पीछे हटने लगी, यहाँ तक कि दीवार से जा लगी। मैथ्यू, देखो, गुस्सा ना करो, मेरा यकीन करो, मेरा इन मोरिशों से कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा। बावजूद इसके कि वो खौफजदा थी, मगर फिर भी नरमी से मैथ्यू को समझाने की कोशिश करने लगी। तो फिर कहो मेरे साथ, ये मोरिश गंदा खून है, इंतहाई नापाक इनका वजूद। वो हिजियानी कैफियत में मुब्तला लहक लहक कर बुलंद आवाज में चिल्लाने लगा। सोफिया को इस पल नफ्सियाती मरीज मालूम हुआ। ऐसा अजीबो गरीब दौरा उसे अक्सर और बेशतर पड़ता रहता था, मगर आज उसकी ये कैफियत शिद्दत इख्तियार कर गई थी। हमेशा की तरह वो आज भी उसकी कैफियत की वजह से अनजान थी। तब ही तहकीर अमेज निगाहों से उसे देखती चली गई। बोलो मेरे साथ, ये मोरिश गंदा खून है, इनका वजूद नापाक है। वो उसके इंतहाई करीब आकर अपनी दोनों हथेलियां उसके दाएं बाएं दीवार पर जमा कर जोर से गरजा। उसकी आंखों से अजीब वहशत टपक रही थी। सोफिया उसके तेवर देखकर लर्ज उठी। तुम बोलती क्यों नहीं हो, अहमक औरत? सोफिया की खामोशी उसे मजीद गुस्सा दिला रही थी। उसके सुनहरे बालों को वो मुट्ठी में जकड़ते हुए जोर से बोला। मोरिश गंदा खून है, उनका वजूद नापाक है। बिला आखिर सोफिया को मैथ्यू की लहकती आवाज के साथ अपनी लरजती कपकपाती हुई आवाज मिलानी ही पड़ी। कई बार सोफिया को मैथ्यू के इस अजीबो गरीब अमल में मजबूरन साथ देना पड़ा, और वो पुरसुकून होकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कितनी देर तक वो सर थामे बैठी रही। आज उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसने मोरिश की नहीं, खुद अपनी तजलील की है। क्या फिर झगड़ा किया है तुमने मेरे बेटे से? एक उधेड़ उम्र औरत कमरे से निकली थी, माथे पर बाल डाले उसे घूरते हुए कड़क लहजे में पूछ रही थी।
झगड़ा मैं नहीं मैथ्यू करता है। जनूनी है आपका बेटा, सोफिया ने रूखे लहजे में तनक कर जवाब दिया। मेरा बेटा जनूनी नहीं है। ना जाने कौन सा गुनाह किया था उसने, जो खुदावन ताला ने तुम्हें उसकी सजा बनाकर तकदीर में लिख डाला। वो अधेड़ उम्र औरत बकती झुकती अपने कमरे में वापस चली गई। कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हुआ था। सोफिया लर्ज गई। जिंदगी तो मेरी एक सजा बन चुकी है। हर फैसला करके देख लिया, मगर सुकून नदारत। न जाने ये सजा कब खत्म होगी। सोफिया इस तरह के आलम में खुद कलामी करते हुए अपनी पेशानी मसलने लगी। जिंदगी तुम पर सजा के तौर पर क्यों वारद हुई सोफिया आइजक? खुदा तुमसे नाराज क्यों है भला, जबकि तुम अब भी उसी दीन पर कायम हो? ग्रैनी बहुत दूर से आती आवाज उसकी समातों से टकराई। तुमने हर रिश्ते को छोड़ डाला, मगर अपने मजहब पर कायम रही। अपने मजहब के पैरोकार से भी शादी कर ली, फिर तुम्हारे दिल को चैन और सुकून मयसर क्यों नहीं सोफिया आइजक? ग्रैनी के चुपते सवाल उसे बेचैनी में मुब्तला कर रहे थे। वो मुजहमिल सी गर्दन सहलाती अपनी जगह से उठकर खिड़की के करीब आन खड़ी हुई। खिड़की से बाहर छोटे से बागीचे में मैथ्यू अपने दोनों बच्चों के हमरा खुशगपियों में मसरूफ था। वो यकटक इन तीनों को देखती चली गई। वो तीनों एक साथ बेहद मुकम्मल थे, मगर वो इन तीनों के कैनवस में शामिल होने के बाद भी अब तक फिट नहीं हो पाई थी। वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे सतरंगी मंजर को बदनुमा करता कोई फीका रंग। तुम्हें आज भी खावर की यासत आती है? ग्रैनी का मुतबस्सम लहजा उसकी समातों में गूंजा। मैं तसव्वुर में आज भी वही जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे पास खावर है, छोटी सी मारियाना है, और आपका मेहरबान वजूद। बहुत हसीन तसव्वुर है। उसकी याददाश्त पर उसके खोए खोए लहजे ने दस्तक दी। अगर खावर की रफाकत सजा थी तो सजाएं इतनी दिलनशीन नहीं हुआ करती सोफिया आइजक। ग्रैनी का बदलता हुआ लहजा उसे एक बार फिर चौंका गया। मुझे बारहा महसूस होता है खुदा मुझसे खफा है। तुम सही कह रही हो, क्योंकि तुमने उसके फैसले को रद्द कर डाला है। वो तुमसे सख्त खफा है। ग्रैनी का अटल लहजा। वो बेकुल सी खिड़की से पलट आई। सामने मेज पर उसका मोबाइल धरा था। तुम्हें वापस आना होगा, ग्रैनी ने धीरे से सरगोशी की। सोफिया मोबाइल उठाकर कॉल मिलाने लगी। ये क्या कहकर गई हैं? कोठा? कमर जहां की आवाज में बेयकीनी सी झलक रही थी। वो हैरानी के आलम में फारिया को देख रही थी। मुझे तो यूं महसूस हुआ जैसे दादी अपने हवासों में नहीं है। शायद उनकी आधी रात में नींद खराब हुई है, तब ही कुछ बोल गई हैं। फारिया बड़ी बेगम के कमरे के बंद दरवाजे को देखते हुए पुरसोच अंदाज में कहने लगी। फिर हमें चलकर देखना चाहिए उन्हें, कमर जहां ने फिक्रमंदी से कहा, और सीढ़ियां चढ़ने लगी। रुकिए कमर। फारिया ने आहिस्तगी से उनका हाथ थामकर बढ़ते कदमों को रोक डाला। कमर जहां ने सवालिया निगाहें फारिया के चेहरे पर टिका दी। अगले ही पल फारिया ने अपनी दाएं मुट्ठी खोलकर उनके सामने कर दी। उसकी हथेली पर धरा चाबियों का गुच्छा। कमर जहां की आंखों में हैरानी का रंग भर गया। ये कैसे? कमर जहां ने बेयकीनी से उस गुच्छे को देखा। परेशान ना हो, डुप्लीकेट चाबियां हैं। आज मौका मिला तो ये काम भी काट डाला। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि हम बंद कमरे का मम्मा हल कर ही डालें, फारिया ने अटल लहजे में कहा। कमर जहां ने पुरसोच अंदाज में इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। किस्मत से मौका मिला है तो हमें खोना नहीं चाहिए। फारिया उनकी बात पर खुलकर मुस्कुरा दी।